वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एसएसटी। बच्चों, आपके एसएसटी का जो कोर्स रिड्यूस हो गया है वो आप सबको पता है कि हिस्ट्री में लास्ट के 2 चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिनमें से तीनों ही जो चैप्टर हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? देखो, पहले चैप्टर में आपको बताया गया है कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। दूसरे चैप्टर में बताया गया है भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, और तीसरे चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन को मेन सब्जेक्ट बनाया है, वैश्वीकरण को मेन सब्जेक्ट बनाया है। अब ये तीनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? देखो, नेशनलाइजेशन की जहां तक, नेशनलिज्म की जहां तक हम बात करें, राष्ट्रवाद की अगर बात करें, तो ये एक फीलिंग है जो एमर्ज हुई थी, जो उदय हुई थी और उसके बाद में पूरी दुनिया में फैली। लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है। तो ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं रही, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये तीसरा चैप्टर है। लेकिन बच्चों, मैं एक बात जरूर बोलूंगी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बर्डन डाल दिया गया है ना। एनसीईआरटी की बुक्स में कई बार कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद एक दूसरे से उलझे हुए हैं, क्योंकि आपके चैप्टर में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। जब आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि अभी तो हम पूर्व में थे, अभी हम पश्चिम में चले गए, ऐसा कैसे? तो हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं या जो आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो बिल्कुल अप टू द मार्क, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होंगे, ताकि आप सारी घटनाओं को एक दूसरे से कनेक्ट कर सको। और साथ ही हम लेके आए हैं कि आपके लिए ये जो चीजें समझाई जाएगी वो उस भाषा में समझाई जाएगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए सारा। क्योंकि कई बार इस तरह की जो चीजें होती है, स्पेशली हिस्ट्री में, देखो हिस्ट्री में जब तक ऐसा होता है कि आप कोई एक राजवंश पढ़ रहे हो, किसी राजा के काम पढ़ रहे हो, तब तक सब कुछ इजी लगता है, क्योंकि सब कुछ उसी से कनेक्ट होता है। लेकिन जब हम ये इस तरह की हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, और खास करके जो आइडियोलॉजी से रिलेट करती हो, विचारधाराओं से संबंधित हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम करते हैं यहाँ आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में। फिर वो चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथ्स हो, संस्कृत हो, कोई भी विषय हो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा चैप्टर, जो कि है वैश्विक विश्व का निर्माण, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर का जो नाम है वो ही अपने आप में एक कहानी कह देता है। तो चलिए हम पहले वही समझ लेते हैं, क्या है वैश्विक विश्व, क्या क्या समझे हम ग्लोबल वर्ल्ड से। देखो, ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल जो शब्द है वो कहां से आया है, वैश्विक शब्द जो कहां से आया है। देखो, कई सारी भावनाएं होती है जो पूरी दुनिया में एक लोगों की एक जैसी होती है, लेकिन आज तो चलो हमारे पास प्लेन्स हैं, हमारे पास ट्रेन्स हैं, हमारे पास शिप यार्ड्स हैं, हमारे पास शिप्स हैं, क्रूज हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स के मीन्स हैं, और सबसे बड़ा हथियार हमारे पास इंटरनेट है। तो हम कहीं भी बैठे, कहीं से भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आपके पास इतने सारे शॉपिंग जो वेबसाइट्स हैं, आप कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, कहीं भी बैठे कहीं की भी चीज खा सकते हो। आप इंटरकॉन्टिनेंटल फूड खाते हो, आप पिज्जा खाते हो, आप पास्ता खाते हो, आप स्पैगेटी खा लेते हो, जो अलग अलग जगह की है। मंचूरियन किसी बच्चे की फेवरेट है ना, तो खा सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचो कि उस टाइम में जब इस तरह यातायात के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्ट मीन्स नहीं थे, तो कैसे हुआ होगा ये सब कि लोग आपस में मिले, उन्होंने व्यापार किया। कई सारी चीजें जो हमारे देश की है भी नहीं वो हमारे देश में मिलती है। कई सारे हमारे देश की चीजें हैं, जैसे भारत के मसाले बहुत फेमस थे। तो ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी की कहानी इस चैप्टर में दी गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक, अगर आप इंसिडेंट बाय इंसिडेंट इसको पढ़ोगे ना, तो झट से समझ में आ जाने वाली स्टोरी है। तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को, जिसका नाम है वैश्विक विश्व का निर्माण। कैसे हुआ एक ग्लोबल वर्ल्ड का जो है निर्माण, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल से ये सब क्या था, प्राचीन विश्व कैसा था, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आधुनिक जो हम देख रहे हैं उससे पहले क्या सिचुएशन थी। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थ यात्री जो है हमेशा से ज्ञान के अवसर और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या कई बार उत्पीड़न से बचने के लिए बहुत दूर की यात्रा करते थे। देखो, कई लोग होते हैं जिनको ट्रैवलिंग का शौक होता है, कई लोग होते हैं जो अपने धर्म का प्रसार करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं जो सत्य की खोज करना चाहते हैं,
और कई लोग होते हैं जो व्यापार करना चाहते हैं। तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उनकी बातें वहां जाती है। देखिए माइग्रेशन जो एक चीज है, जो जिसको हम प्रवास कहते हैं, प्रवास एक ऐसी चीज है जो हमेशा एक कल्चर को, एक संस्कृति को दूसरी जगह लेके जाती है और वहां पर उसका प्रसार करती है। अब वहां पर वो लोग जाके रहते हैं तो उस जगह की संस्कृति को भी अडॉप्ट करते हैं, तो एक नई संस्कृति का निर्माण होता है। और इस तरह खान पान भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, संस्कृतियां एक जगह से दूसरी जगह जाती है, भाषाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये सब भी ट्रैवल करते हैं साथ साथ में, सिर्फ इंसानों का ट्रैवल नहीं होता है। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जो पिछले 50 वर्षों से उभरी है, लेकिन वैश्विक दुनिया के निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। यानी कि ये आज की बात नहीं है, ठीक है, 50 साल या 60 साल या ज्यादा से ज्यादा 100 साल समझ लीजिए कि 100 सालों में हमने देखा है कि किस तरह से विश्व बदला है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट के मीन्स जो हैं वो आए हैं, किस तरह से इन यातायात के साधनों ने हमारी दूरियों को कम कर दिया है, किस तरह से इंटरनेट ने हम सबको एक फोन या एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे लाके बिठा दिया है। तो ये सब आज की बातें हैं, उससे पहले से ही ये सब प्रक्रिया चल रही है। 3000 ईसा पूर्व की शुरुआत और सक्रिय तट व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ जोड़ते थे। यानी अगर हम बात करें 3000 बीसीई यानी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से भी पहले, तो अगर हम 3000 ईसा पूर्व, जब भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय भी लोग एशिया से निकल के और यूरोप तक जाकर व्यापार करते थे। ऑब्वियसली इतने ज्यादा शायद हम अमेरिका तक ना पहुंच पाए हों, हम अफ्रीका तक ना पहुंच पाए हों, लेकिन यूरोपीय देशों के साथ हमारा व्यापार होता था, कैरेबियन कंट्रीज के साथ हमारा व्यापार होता था, मध्य एशिया के साथ हमारा व्यापार होता था, और दक्षिण एशिया में भी काफी देशों के साथ हमारा व्यापार होता था। तो कैसे होता था, और यही व्यापार था जिसने भारत की संस्कृति को वहां तक पहुंचाया, वहां की सांस्कृतिक चीजों को यहाँ लेके आए, भाषाओं का मेल हुआ, यहाँ की चीजों का मेल हुआ। मालदीव से मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली सीपियां चीन और पूर्वी अफ्रीका तक, और बीमारी के लंबी दूरी के प्रसार का पता भी 7वीं शताब्दी में लगाया जा सकता है। मालदीव एक छोटा सा देश है जो कि दक्षिण भारत के आसपास स्थित है। तो ऐसे में मालदीव से जो सीपियां मिलती है, देखो आपको ये भी पता है कि इकोसिस्टम भी हर जगह अलग अलग तरह का है। तो मालदीव में क्या होता था, करेंसी के रूप में, मुद्रा के रूप में, या जिनको हम कहते हैं धन के रूप में, सीपियों का इस्तेमाल होता था। तो मालदीव की सीपियां अगर चीन में मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं वहां पहुंची है धन के रूप में। मालदीव की सीपियां अगर अफ्रीका में मिलती है, पूर्वी अफ्रीका में, तो इसका मतलब क्या है कि समुद्री व्यापार हुआ होगा तभी तो वहां पहुंची है, अपने आप सीपियों के तो पैर लगे नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो व्यापार हुए, इस तरह से जो मेल मिलाप, आज की नई बात नहीं है, 100 सालों की बात नहीं है, ये 3000 ईसा पूर्व भी होते थे। यानी कि आज से लगभग 4,500-5,000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, जब आप इमेजिन कीजिए कि कितने वो लोग ज्यादा टेक्निकली एक्टिव रहे होंगे, कितने वो लोग क्यूरियस रहे होंगे पूरी दुनिया के बारे में, कितने उनके ज्ञान का विस्तार भंडार था जो कि वो वहां तक पहुंचे और उन्होंने अपनी संस्कृति को भी वहां तक पहुंचाया। Since ancient time, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity, and spiritual fulfillment, or to escape persecution. Globalization is an economic system that has emerged in last 50 years or so, but the making of the global world has a long history. बहुत लंबा इतिहास है इसका। As early 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present-day West Asia. Seashells used as a form of currency from the Maldives found their way to China and East Africa, and the long-distance spread of disease, Sirloin Jones, may be traced as far back as the 7th century. मतलब बहुत सारी बीमारियां तक वहां पहुंची है। बीमारियां आगे हम पढ़ेंगे कि पशुओं का जो प्लेग है वो पूरी दुनिया में फैला। तो कैसा हुआ कि पूरी दुनिया में फैल गया, व्यापार हुआ होगा ना। जैसे मान लीजिए अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अगर घोड़ों का यूज करते थे, बड़ी क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है, या आपने भी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है तो आपने भी पढ़ा होगा कि वो लोग घोड़ों का यूज करना जानते थे, वो लोग कुत्तों का यूज करना जानते थे, किस तरह से उनको काम में लेना है जानवरों की तरह। तो वो अगर कहीं
जाते थे तो अपने साथ घोड़े लेके जाते थे। अब बाय चांस किसी एक घोड़े को बीमारी है और वहां रहने वाले किसी, जहां वो गए हैं वहां किसी जानवर को बीमारी लग गई और आगे से आगे फैली, तो अगर बीमारियां भी फैलती है तो उससे भी हमें पता चलता है कि एक से दूसरी जगह पर कोई ना कोई कनेक्शन बना है, किसी न किसी प्रकार का वहां लिंक रहा होगा। फिर है रेशम मार्ग। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, रेशम मार्ग या जिनको सिल्क रूट्स कहा जाता है। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, किस तरह रेशम मार्ग जो है पूरी दुनिया को जोड़ते थे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रेशम मार्ग किसको कहते हैं। देखिए इसके लिए हम देखते हैं, एक मैप देखते हैं। ठीक है, ये मैप क्या है, देखो किस तरह से मार्ग बने हुए हैं। जो ब्लू कलर के हैं वो तो सी रूट्स हैं, वो समुद्री मार्ग हैं, और जो रेड कलर के हैं वो लैंड रूट्स हैं, जो वो भूमि पर बने हुए मार्ग हैं। अब ये मार्ग, ये आप जरा एक बार देखोगे किस तरह पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये आज की बात नहीं हो रही है, ये उस समय की बात हो रही है, 3000 BCE के बाद भी। ठीक है ना, तो देखिए किस तरह भारत के जो पश्चिमी तट है वो श्रीलंका से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वो पूर्वी अफ्रीका, अरेबिया, सोमालिया से जुड़े हुए हैं, पर्शिया से जुड़े हुए हैं। भारत के पूर्वी तट जो है वो किस तरह से म्यांमार और साथ ही साथ साउथ एशिया, जावा तक, सुमात्रा, इंडोनेशिया तक जुड़े हुए हैं। भारत का जो भूमि क्षेत्र है वो किस तरह से चीन से जुड़ा हुआ था, साथ ही साथ चीन से होते हुए अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया होते हुए और यूरोप से जुड़ा हुआ था। तो यानी भारत का लिंक जो है वो लगभग पूरी दुनिया में था। अगर हम इसको देखें मैप को अच्छे से, तो यूरोप, मेडिटेरियन सी, इजिप्ट, सोमालिया, अरेबिया, पर्शिया, इंडिया, चाइना और जावा, ये एक दूसरे से वृहत रूप से जुड़े हुए थे। और यही उस समय की मुख्य शक्तियां थी, मुख्य जो जिनको हम राज्य कह सकते हैं वो थे। जिसमें अगर हम यूरोप में देखें, मध्य एशिया में देखें तो पर्शिया एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति थी। अगर इस तरफ देखें तो अरेबिया या अरब कंट्रीज जो है वो इंपॉर्टेंट थी। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज थी, इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट थी। अफ्रीका में सोमालिया बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर हम साउथ एशिया की तरफ जाएं तो जावा, साउथ ईस्ट एशिया में जावा बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम था। और भारत के ऊपर की स्थिति आपको पता ही है कि चाइना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था मध्य एशिया में। तो इस तरह एशिया और यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों महाद्वीप एक दूसरे से उस समय भी जुड़े हुए थे। तो वो जिन रास्तों से जुड़े हुए थे उनको सिल्क रूट्स कहा जाता था। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्या है सिल्क रूट्स। रेशम मार्ग जो है दुनिया के दूर के हिस्सों के बीच जीवंत पूर्व आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का उदाहरण देते हैं। Silk routes are a good example of vibrant pre-modern trade and culture links between distant part of the world. इतिहासकारों ने एशिया और यूरोप को उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाली भूमि और समुद्र के कई रास्ते या जिनको हम रेशम मार्ग कहते हैं उनकी पहचान की है। Historians have identified many silk routes over the land and by sea linking Asia with Europe and Northern Africa. अब ये कब थे? ये मार्ग ईसाई युग, ईसा पूर्व से भी पहले मौजूद थे और 15वीं शताब्दी तक फूले फले थे। These routes were existed even before the Christian era and flourished till the 15th century. चीनी रेशम और मिट्टी के बर्तन, भारतीय मसाले और कपड़े इन मार्गों से लाए ले जाए जाते थे। चीन से क्या जाता था? चीन से रेशम जाता था और मिट्टी के बर्तन जाते थे। और चीन आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री थी और इसीलिए एक देखा जाए तो रेशम जो है बहुत महंगी चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और इसीलिए इन मार्गों को कहीं ना कहीं रेशम मार्ग कहा गया। और भारत से क्या जाता था? मसाले जाते थे, स्पाइसेस और कपड़ा इन्हीं रास्तों से लाया ले जाया जाता था। चाइनीज सिल्क एंड पॉटरी, इंडियन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स वर कैरीड बाय दीज रूट्स। अब इन्हीं और क्या हुआ, ये तो थे व्यापार के। इसके अलावा बौद्ध प्रचारक, ईसाई मिशनरीज और बाद में मुस्लिम प्रचारकों ने भी इन्हीं मार्गों से यात्रा की थी। द बुद्धिस्ट प्रीचर्स, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लेटर ऑन द मुस्लिम प्रीचर्स ट्रेवल्ड ऑन दीज रूट्स। तो इसलिए ये रेशम मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट बन गए। देखो बच्चों, मैंने ये सब आपको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए दिया है ताकि अगर क्वेश्चन इस तरह भी आए कि रेशम मार्ग क्या थे और रेशम मार्ग का महत्व बताइए तो आप पॉइंट टू पॉइंट उसको डिस्क्राइब कर सको। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। रेशम मार्ग के बाद हम पढ़ेंगे भोजन की यात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कल्चर में उसके भोजन का भी। भोजन का जैसे हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भोजन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अच्छा, आप में से मुझे बताओ कि आलू की सब्जी किसे किसे पसंद है?
सब बच्चे और कोई सब्जी खाए नहीं खाए, आलू जरूर खाते हैं, ठीक है ना। हर चीज में चाहिए उनको, समोसे में चाहिए उनको, पराठे में चाहिए उनको, हर चीज में आलू चाहिए होता है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि आलू ओरिजिनली इंडिया से रिलेटेड नहीं है, आलू का ओरिजिन इंडिया नहीं है। अच्छा, आप में से कितनों को नूडल्स पसंद है? लगभग सभी बच्चों को पसंद है नूडल्स, तो सभी बच्चे फैन हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या आपको पता है नूडल्स भी इंडिया का ओरिजिनल फूड नहीं है। इन नूडल्स का ओरिजिनेशन जो है इंडिया में नहीं हुआ था। हम सिवैयां खाते तो हैं, लेकिन सिवैयां ओरिजिनली इंडिया की नहीं है, ठीक है। अभी जैसे आप लोग पिज्जा खाते हो, पास्ता खाते हो, आपको ये तो खैर पता ही है कि वो इंडिया के नहीं है। तो यानी कैसे कैसे ये फूड्स ने ट्रैवल किया होगा। चलिए, पिज्जा और पास्ता तो मॉडर्न टाइम में इंडिया आए हैं, लेकिन उससे पहले कैसे नूडल्स इंडिया में आए, कैसे आलू पोटैटोज इंडिया में आए, कैसे स्वीट पोटैटोज इंडिया में आए, तो ये सब चीजें कैसे आई, ये पता करने के लिए ये पॉइंट दिया गया है, जिसको हम कहते हैं फूड ट्रैवल्स या भोजन यात्राएं। आमतौर पर यात्री और व्यापारी उस भूमि पर नई फसलें ले गए जहां वो गए थे। अगर कोई व्यापारी कहीं जाते हैं, जैसे हम भी कहीं यात्रा करने जाते हैं, 2 दिन कहीं जाएंगे, तो देखो मम्मी क्या क्या डालती है। मम्मी मठरियां डाल देती है, मम्मी आपको खाखरे दे देती है, मम्मी फ्रूट्स डाल देती है, मिठाई दे देती है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको खाने के काम आएंगे। तो ऑब्वियसली जब वो यात्री बड़ी बड़ी यात्राएं करते थे, तो ऐसी चीजें ले जाते थे अपने साथ जो जल्दी से खराब नहीं हो। जैसे आलू जल्दी से खराब नहीं होता है, नूडल्स बना लिए तो सूखे नूडल्स कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं, फिर उनको पानी में उबाला और खा लिए। तो इस तरह के फूड वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ताकि उनकी यात्रा में उनको परेशानी ना हो। और जब ये परेशानी नहीं होती थी तो उनके लिए खाने में बहुत आसानी रहती थी। लेकिन इससे हुआ क्या, दूसरी जगह के लोग भी उन फसलों से परिचित हो गए। अब जैसे आलू जो है वो ओरिजिनली पोर्टुगीज पुर्तगाल का माना जाता है। तो पोर्टुगीज हो सकता है, पोर्टुगीज जब इंडिया आए तो उन्होंने क्या किया होगा, वो अपने साथ आलू लाए होंगे। अब आपको पता है ये जो सर्दी वाला मौसम है, इसमें आलू के ऊपर छोटी छोटी कलियां निकल जाती है। हो सकता है इस मौसम में कोई आया हो और आलू के ऊपर कलियां निकली हो, उसने ये सोचा हो कि ये चलो यहीं उगा देते हैं, हमें 2 महीने 4 महीने रहना है, तब तक और आलू हो जाएंगे। तो इस तरह खेती दूसरी जगह शुरू हो गई और वहां के लोगों ने उस फसल को अडॉप्ट कर लिया। ये एक आम धारणा है कि स्पैगेटी बनने के लिए नूडल्स ने चीन से पश्चिम की यात्रा की थी। पता है नूडल्स को हम कितनी वैरायटीज के रूप में जानते हैं। वही नूडल्स आप चीन में खाते हो तो उनको नूडल्स कह देते हैं। वही अगर नूडल्स चले जाते हैं यूरोप तो वहां उनको स्पैगेटी कह देते हैं। स्पैगेटी समोसा तो मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों का फेवरेट भी होगा, है ना। तो कैसे कैसे जो ओरिजिनेट हुआ था, जो मूल रूप से चीन का था, वो चला गया यूरोप में और वहां का फेवरेट फूड बन गया। हमारे कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि एशिया और यूरोप से आए थे। अब सोचो आप कि ये सारी चीजें, अरे आप क्या किचन की इमेजिनेशन कर सकते हो इन चीजों के बिना? नहीं कर सकते ना। आलू है, सोयाबीन है, सोयाबीन तो खैर बच्चों को कम पसंद है, लेकिन फिर भी खाते तो है ना सभी सोयाबीन। मूंगफली है, मूंगफली के बिना खाते हो क्या कोई चीज? मूंगफली बहुत अभी सर्दियों में कितनी फेवरेट है आप सबकी। मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंदी, ये सब इंडिया के ओरिजिनेटेड नहीं है, ये दूसरी कंट्रीज से इंडिया में आए हैं। ये कहां से आए थे? एशिया और यूरोप से। कब आए थे? और जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, खोज करने का मतलब ये नहीं उन्होंने बनाया, खोज करने का मतलब उन्होंने एक ऐसे रास्ते की खोज की जहां से अमेरिका जाया जा सके, उससे पहले नहीं जाया गया था। ये खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी जिनको अमेरिकन इंडियन कहा जाता था उनमें उनको प्रदान किए, मतलब उनको इनके बारे में बताया। Usually travelers and traders introduced new crops to the land which they visited. It is a common belief that noodles traveled west from China to become spaghetti. This is the very interesting and very delicious example for food traveling. Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chili, sweet potatoes, etc. were introduced in Asia and Europe after Christopher Columbus discovered America. These foods came from America's original inhabitants, the American Indians. तो अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वहां से ये फूड जो है एशिया और यूरोप की यात्रा करके आए थे। मिश्रित 16वीं शताब्दी तक पुर्तगाली और स्पेनिश और
अमेरिका के उपनिवेशीकरण निर्णायक रूप से चल रहे थे। मतलब 16वीं शताब्दी तक पुर्तगाल, अमेरिका और स्पेन ने खूब सारे अपने उपनिवेश बना लिए थे। द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट and colonization of Americas was decisively underway by the mixed 16th century। कहने का मतलब ये है, देखो उपनिवेश क्या होता है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, देखो आपके टर्म्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो एक टर्म है, एक शब्द है उपनिवेश, एक शब्द है कॉलोनाइजेशन या कॉलोनीज। क्या है? जब कोई एक देश दूसरे देश पर अपना कब्जा कर लेता है लेकिन उसको अपने देश में नहीं मिलाता, सिर्फ उसके वहां के रिसोर्सेज का यूज करता है, वहां के लोगों को अपना गुलाम बना के रखते हैं, वहां अपना मनचाहा काम में लेते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, तो उसको कहा जाता है कॉलोनी या उपनिवेश। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है उपनिवेशीकरण या कॉलोनाइजेशन। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन के लोग भारत में आए अपना व्यापार स्थापित करने के लिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना सत्ता बना ली, अपना कब्जा कर लिया और हम लोगों को गुलाम बना लिया था, तो वो क्या था? वो था कॉलोनाइजेशन, वो था उपनिवेशीकरण। और भारत क्या बन गया था? उपनिवेश बन गया था। आई होप ये टर्म आपका क्लियर हो गया है। अब कभी भी एक शब्द आए ना उपनिवेश या कॉलोनी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉलोनी वो नहीं है जहां आपके आसपास के घर बने हुए। कॉलोनी, हिस्ट्री में कॉलोनी शब्द का मतलब है उपनिवेश। ठीक है ना, उपनिवेश यानी कोई गुलाम बनाया गया देश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो देखो किस तरह से फूड ने ट्रैवल किया होगा। फूड ट्रैवल होने का अच्छा, फ्रेंच फ्राइज किस किस को पसंद है? सभी बच्चों को बहुत पसंद है। फ्रेंच फ्राइज इंडिया से ओरिजिनेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, फ्रेंच फ्राइज अमेरिका से आया है। बर्गर है, कोक है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप खाते पीते हो जो आपको पता भी नहीं कि कहाँ की है। वो बिल्कुल हमारी कल्चर में हमारे जैसी हो गई है, लेकिन वो यहाँ की ओरिजिनेटेड नहीं है। दैट्स कॉल्ड द फूड ट्रैवल। ये है वो स्पैगेटी, दिस इज द यम स्पैगेटी विच यू लाइक द मोस्ट। बट स्पैगेटी नूडल्स है, नूडल्स भी स्पैगेटी है। पोटैटोज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है हर सब्जी में, ये है वो मैप जो आपको क्लियरिफाई कर देगा कि किस तरह से फूड ने ट्रैवल किया होगा। ये पोटैटो मैप कहलाता है। इसको पोटैटो मैप क्यों कहते हैं? देखो पोटैटो जो है ओरिजिनेटेड हुआ था यहाँ से, और यहाँ से वो कहाँ कहाँ गया? देखिए यहाँ से वो गया एशिया में आया, यहाँ से वो रशिया की तरफ गया, यहाँ से वो अफ्रीका में स्प्रेड हुआ, यहाँ से वो ब्राजील से स्प्रेड हुआ। देखो अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के पोटैटोज आए थे। कहीं से स्वीट पोटैटो आए हैं, कहीं से नॉर्मल जो हम खाते हैं वो पोटैटो आए, तो वो अलग अलग किस्में अलग अलग जगह से स्प्रेड हुई है। तो इसको पोटैटो मैप इसीलिए कहा गया है कि किस तरह से पूरी दुनिया में पोटैटो। और ये है वो स्पाइसेस जो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किए। ये स्पाइसेस पूरी दुनिया जानती तक नहीं थी। जब दुनिया में शायद नमक भी इतना नहीं जानते होंगे लोग, तब इंडिया ने इतने सारे स्पाइसेस सर्च आउट किए और पूरी दुनिया को देने शुरू किए। लोगों को ये पता चला। देखो आप खाते हो, कभी खा लेते हो सब्जी, सब्जी खाते हो, उसमें सिर्फ नमक और मिर्ची थोड़ी डलती है। कभी देखा है मम्मी कितने स्पाइसेस डालती है, मम्मी कितने तरह के मसाले उसमें मिक्स करती है, तब वो एक सटल टेस्ट आता है। और वहीं कहीं बाहर खाना खाने जाओ तो यम सी अगर आपको मटर पनीर खाने को मिले तो आप सोचोगे कि अरे इसमें इतना गजब का टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि ये सारे स्पाइसेस उसमें मिक्स होते हैं। तो ये स्पाइसेस हैं जो खाने को बहुत यमी बना देते हैं। तो ये इंडिया ने पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस किए। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह ये आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो बिल्कुल भी आज के टाइम के बारे में मत सोचो। आप सोचो उस टाइम के बारे में, आज से 3000 BC यानी आज से 4000-5000 साल पहले की बात सोच के ये चैप्टर पढ़ो कि 4000-5000 साल पहले, चलो 4000-5000 भी मत जाओ, 2000 साल पहले चले जाओ। तो 2000 साल पहले जब ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स नहीं थे, जब यातायात के साधन नहीं थे, जब इंटरनेट नहीं था, जब बिजली नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, उस समय किस तरह ये चीजें स्प्रेड आउट हुई होगी, किस तरह ये चीजें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्केस्ट, डिजीज एंड ट्रेड के बारे में। कई सारी जो विजय या युद्ध हुए, उनके बाद में विजय हुई, उसके बाद में बीमारियां आई और व्यापार हुआ। इन सब चीजों ने भी ग्लोबलाइजेशन को, तो ये जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, मेनली इसी तरह बनते हैं कि हाउ कॉन्केस्ट, डिजीजेस एंड ट्रेड्स पुश द ग्लोबलाइजेशन। किस तरह से विजयों, बीमारियों और व्यापारों ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं।
चेचक की बीमारी जो यूरोप से अमेरिकी महाद्वीप में फैल गई। अब आप देखो यूरोप और अमेरिका कितने दूर है, लेकिन चेचक की जो एक बीमारी थी वो यूरोप से अमेरिका में फैल गई थी। द डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट केम फ्रॉम यूरोप स्प्रेड इनटू द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। उसके बाद में 19वीं शताब्दी तक यूरोप में गरीबी और भूख आम बात थी, क्योंकि हजारों लोग यूरोप से अमेरिका के लिए भाग गए थे। Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Therefore, thousands of people fled Europe for America. 18वीं शताब्दी तक चीन और भारत दुनिया के सबसे अमीर देश थे। उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका महत्वपूर्ण होता गया और उसके साथ ही यूरोपीय महाद्वीप विश्व व्यापार के विशाल केंद्र के रूप में उभरा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, वो क्या है? वो ये है कि अगर आपको कोई शताब्दी कही जाए, जैसे अगर मैंने कहा 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होगा? 18वीं शताब्दी का मतलब होगा सन 1700 से लेकर 1799। 18th century means the years from 1700 to 1799। ये थोड़ा आपको अलग लग सकता है, लेकिन ये है नहीं। आप थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि पहली शताब्दी कब हुई थी? पहली शताब्दी हुई थी 0 यानी शुरुआत से लेकर और 99 तक। ठीक है, तो फिर उसी अकॉर्डिंग हम अगर 18वीं शताब्दी देखेंगे तो यही होगा सन 1700 लेकर 1700 से 1799 तक। तो अगर हम 18वीं शताब्दी तक यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 1600 से लेकर और लगभग 1700 के बीच तक, ये जो टाइम पीरियड था, इस समय भारत और चीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक थे। 1600 से लेकर 1700 तक कि भारत और चीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक थे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट होता गया। पहले अमेरिका भी कॉलोनी था, लेकिन बाद में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अमेरिका ने अपने आप को आजाद किया और फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करना शुरू किया, आर्थिक दृष्टि से अपने आप को बहुत वृद्धि की और इसके साथ ही यूरोपीय महाद्वीप विश्व व्यापार के विशाल केंद्र के रूप में उभरा। अर्थशास्त्री अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिवर्तनों के भीतर 3 प्रकार की मंजिलों की पहचान करते हैं: व्यापार का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और श्रम का प्रवाह। Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe and therefore thousands of people fled Europe for America. Till the 18th century, China and India were the world's richest countries. After that, America gradually became important and with this, the European continent emerged as the west center of world trade. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि the economists identify 3 types of flows within international changes। जब ये अंतरराष्ट्रीय परिवर्तन होते हैं तो अर्थशास्त्रियों ने 3 तरह के प्रवाह बताए हैं। प्रवाह क्या होता है? फ्लो का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह बहना, ठीक है ना। तो यहाँ बहने का मतलब है किसी एक चीज, कल्चर, भाषा या व्यापार या किसी कमोडिटी, किसी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये जो प्रवाह थे, ये 3 तरह के प्रवाह थे। कौन कौन से थे? द फ्लो ऑफ ट्रेड, व्यापार का प्रवाह। लोग व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएंगे? अब जैसे मान लीजिए आप किसी एक विशेष क्षेत्र में रहते हो, वहां पर कोई चीज एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। जैसे आप राजस्थान में रहते हैं, यहाँ पर बाजरा, मोठ, मूंग, इनका बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो क्या सारा हम ही खा लेंगे? नहीं ना। हम क्या करते हैं, जितनी हमारी यूज होती है, जितनी हमारी जरूरतें होती है, नीड होती है, उतना तो हम रख लेते हैं, बाकी का बेचते हैं। अब चूंकि राजस्थान का क्षेत्र है और यहाँ पर सब तो नहीं खरीदेंगे, तो क्या करते हैं हम बाहर कहीं जाके उनको बेचते हैं। तो ये होता है व्यापार का प्रवाह। एक चीज जो आपके पास, आपके यहाँ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो रही है, उस प्रोडक्ट को दूसरी जगह जाकर बेचना, वो व्यापार का प्रवाह कहलाता है। उसके बाद में द फ्लो ऑफ कैपिटल, पूंजी का प्रवाह। पूंजी का प्रवाह भी होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वहां पर अपनी पूंजी लेके जाते हो और वहां की पूंजी लेके आते हो, तो ये पूंजी का प्रवाह। एंड फ्लो ऑफ लेबर, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उस जगह पर काम कम होने लगता है, तो लोग काम की तलाश में दूसरी जगह जाते हैं। दूसरी जगह जब वो जाते हैं तो वो अपने साथ वहां की संस्कृति लेके जाते हैं, वहां की भाषा लेके जाते हैं, खान पान लेके जाते हैं, वहां का सब कुछ लेके जाते हैं और वहां दूसरी जगह जाकर उनका भी अडॉप्ट करते हैं। तो ये कहलाता है फ्लो ऑफ लेबर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने तरह के प्रवाह होते हैं? व्यापार का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और श्रम का प्रवाह। ठीक है,
अब हम देखते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये तो हमने पढ़ा बैकग्राउंड, ठीक है, ये हमने सारी पृष्ठभूमि देख ली कि किस तरह से भोजन इधर से उधर आया गया, किस तरह से व्यापार इधर से उधर हुआ, किस तरह से सिल्क रूट्स बने और सिल्क रूट्स कितने इंपॉर्टेंट रहे, ये सब हमने देखा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, जिसकी हम बात कर रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की, ग्लोबलाइजेशन की, वो ग्लोबलाइजेशन कैसे शुरू हुआ, ठीक है। तो उसकी शुरुआत हुई, वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, हाउ द वर्ल्ड इकोनॉमी टुक शेप, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि हुई, और 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन में खाद्यान्न की मांग भी बढ़ी। अब सबसे इसमें दो चीजें आई हैं जो सबसे ज्यादा बढ़ी। एक तो औद्योगिकीकरण बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हैड इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन इन ब्रिटेन इन द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है ना। अब ये है क्या, जनसंख्या वृद्धि, आप समझते हो कि जैसे जैसे टाइम बीतता है उस निश्चित स्थान की जनसंख्या, अगर वो लोगों के रहने के लायक है तो वहां जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, औद्योगिकीकरण। क्या है औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन? देखो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, या हम कह सकते हैं 18वीं शताब्दी के मध्याह्न में, मतलब लगभग बीच में, यानी 1750 के आसपास हुआ क्या था। 1750 के आसपास लोगों ने बहुत सारी मशीनों का इन्वेंशन किया। क्यों किया? क्योंकि हाथ से हर चीज बनती थी, तो कहीं ना कहीं आपको पता है इंसान जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज्यादा रचनात्मक है। वो हमेशा ये सोच रहा है कि किस तरह से किसी काम को आसानी से किया जाए। इंसान हमेशा ये सोचता है, ठीक है ना। अब जैसे आप भी हो, आप हमेशा यही सोचते हो कि कैसे फटाफट से उस काम को किया जाए, तो आपने फट से यूट्यूब चालू किया और क्लास निकाल के देख ली, तो आपको हर चीज समझ में। तो इंसान हमेशा इजी वेज को सर्च आउट करता है। तो हाथ से जब हर काम होता था तो इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए मशीनों का आविष्कार करना शुरू किया। अब आप कहेंगे कि 17वीं शताब्दी में क्यों? क्योंकि उससे पहले धीरे 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 एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस चली रही थी। तो 17वीं शताब्दी तक आते आते इंसान ने मशीनों का आविष्कार करना शुरू किया, और ये आविष्कार जो है वो बहुत ज्यादा हद तक यूरोप में हुआ, खास करके ब्रिटेन में। ऐसे में जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, उन मशीनों को बड़े पैमाने पर लगाया गया और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया। इस सारी प्रक्रिया को कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण। तो अब दोनों चीजें हुई, क्या क्या हुई? एक तो औद्योगिकीकरण हुआ और दूसरा जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब औद्योगिकीकरण की वजह से चीजें ज्यादा बन रही है, लेकिन श्रम कम चाहिए होता है, मशीनों में ऑब्वियसली लेबर कम चाहिए होता है। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटेन में खाद्यान्न की मांग भी बढ़ी, ठीक है। To satisfy the food requirement of the food products were imported into Britain from different parts of the world. भोजन की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों से खाद्य उत्पादों को ब्रिटेन में आयात किया गया, मंगवाया गया। Nearly 50 million people emigrated from Europe to America and Australia in the 19th century. और 19वीं शताब्दी आते आते लगभग 50 मिलियन, यानी कि लगभग 5 करोड़ के करीब लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया चले गए काम धंधों की खोज के लिए, या अपने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जो कच्चा माल चाहिए होता है उसके लिए। By the end of the 19th century, a global agricultural economy had developed along with the changes of pattern of labor migration, capital flows and technology. 19वीं शताब्दी के अंत तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था विकसित हो गई, साथ ही श्रम प्रवासन, पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी के पैटर्न में भी बदलाव आया। ये क्या है? ये आप इसको ऐसे समझिए, अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लोग जा रहे हैं। अब जैसे ब्रिटेन के लोग भारत में आए ताकि उनको यहाँ से कच्चा माल मिल सके। तो उन्होंने यहाँ क्या देखा? यहाँ देखा कि भाई जो हमारा दक्षिण का पठारी भाग है, काली मिट्टी है, तो वहाँ कॉटन ज्यादा उपजाऊ होता है। बिहार का जो एरिया है वहां पर नील अच्छे से उगेगी, और जो उत्तर प्रदेश और ये एरिया है यहाँ पर गेहूं उगेगा। तो उन्होंने बस इसी को ढूंढा और यही पैटर्न स्टैब्लिश किया कि जहां कॉटन अच्छे से उग सकता है वहां और किसी चीज की खेती करने नहीं दी, वहां सिर्फ कॉटन की खेती करो ताकि हमें कच्चा माल मिले। जहां बिहार के एरिया में चंपारण और उन इलाकों में जहां नील अच्छे से उग सकती है वहां सिर्फ नील की खेती करो ताकि हमें कच्चा माल मिल सके, और जहां ये सब चीजें नहीं उगती वहां आप गेहूं उपजाओ, चावल उपजाओ ताकि हमें फूड ग्रेन्स मिल सके। तो ये एक पैटर्न बना दिया उन्होंने, ये पैटर्न्स बनते गए। साथ ही साथ पैटर्न बना इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि किस तरह से उद्योग लगाए जाएंगे, व्यापार का भी पैटर्न बना। तो ये सारे पैटर्न जो है वो ब्रिटिशर्स ने डेवलप करने शुरू कर दिए थे।
अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनते हैं, मकई कानून या जिसको कॉर्न लॉ कहा जाता है। अब क्या है कॉर्न लॉ? देखो, मक्के को लेकर भी उन्होंने कानून बना दिया था। क्या था, क्यों था, पढ़ते हैं वो। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, ये हमने अभी पढ़ा। इस वृद्धि के कारण शहर और उद्योग फैलने लगे। अब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो काम करने वाले बढ़ रहे हैं, काम करने वाले बढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप कृषि की भूमि में कमी आने लगी, ठीक है ना, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण अनाज की मांग बढ़ रही है। अब भूमि करने वाली खेती तो कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या में बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो भोजन ज्यादा चाहिए होता है और कृषि उत्पाद दिन प्रतिदिन महंगे होने लगे। अब आपको ये तो पता है कि किसी चीज की डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई कम है तो फिर उसकी प्राइसेस हमेशा बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार सा एक जिसको हम कह सकते हैं पैटर्न है कि अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइसेस भी ज्यादा होंगी। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइसेस भी कम होंगी, यानी प्राइसेस हमेशा डिमांड के आधार पर बढ़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, मांग बहुत ज्यादा हो रही थी खाने की चीजों की, लेकिन सप्लाई उतनी थी नहीं, पूर्ति उतनी हो नहीं रही थी, तो प्राइसेस बहुत बढ़ गई। दूसरी ओर बड़े भूस्वामियों ने दबाव डाला सरकार को कि आप मक्के का जो इंपोर्ट कर रहे हो, आयात कर रहे हो, वो बंद करवा दो। जिस कानून के आधार पर इस आयात पर पाबंदी लगाई गई उसे कॉर्न लॉ या मकई कानून कहा गया। कॉर्न लॉ ने देश की स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। अब हुआ ये कि जब बाहरी देशों में कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिवली प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो यहाँ पर मंगाई जाती है, तो क्या होता है, जो आपके यहाँ उग रहा है वो उतना महंगा नहीं बिकता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होता है। तो ऐसे में जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जो बड़े बड़े सामंत थे, उन्होंने सरकार पर यह दबाव डाला कि आप मक्के का आयात बंद करवा दो या फिर उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगवा दो, ताकि वो ज्यादा महंगा हो जाए और लोग हमारा ही खरीदें। लेकिन इससे दिक्कत ज्यादा पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी स्थिति जो है वो हद से ज्यादा खराब हो गई थी। कॉर्न लॉ ने देश की स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत से परेशान होकर उद्योगपतियों और जनसाधारण ने सरकार को यह कानून समाप्त करने के लिए विवश कर दिया। Britain's population grew rapidly in the last decades of the 18th century. This growth led to the expansion of cities and industries. As a result, agricultural land began to decline. But due to the increase in population, the demand for food grains started increasing and agricultural products became expensive day by day. On the other hand, the big landowners put pressure on the government to stop the import of the maize. और इसी import को stop करने के लिए the law on the basis of which the import was banned was called Corn Law. The Corn Law worsened the situation in the country even more. Disturbed by the high price of food items, the industrialists and the general public forced the government to abolish the law. और इस तरह इस कानून को वापस लेना ही पड़ा। तो ये जो मक्की वाला कानून बना था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी उस समय की। अब ये वो मक्की है जिस पर देखो, आप ये सोचते हो कि उन्होंने मक्के पर लगा दिया तो क्या हो गया। हर जगह का स्टेपल फूड अलग अलग होता है। स्टेपल फूड यानी जो मुख्य खाना, मुख्य अनाज जो हम खाते हैं। जैसे राजस्थान में हम मुख्य अनाज क्या खाते हैं? मुख्य अनाज हम खाते हैं सर्दियों में, अब हम खाएंगे बाजरे की रोटी खाएंगे, ठीक है। गर्मियों में या मोस्टली हम खाते हैं गेहूं की रोटी खाते हैं। गेहूं और बाजरा हमारा मुख्य अनाज है। वहीं हम मध्य भारत में जाए तो वहां गेहूं मुख्य अनाज है। लेकिन जैसे जैसे हम दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे या बंगाल की तरफ जाएंगे तो चावल वहां का स्टेपल फूड होगा। तो हर जगह का स्टेपल फूड जो है वो अलग अलग होता है। अगर राजस्थान में भी हम दक्षिणी राजस्थान की तरफ जाएं तो मेज यानी मक्का जो है वो स्टेपल फूड के रूप में यूज लिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि हो सकता है उस समय ब्रिटेन में मक्का या मेज जो है स्टेपल फूड था, और स्टेपल फूड की अगर प्राइसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए या फिर उसकी कमी हो जाए तो लोगों में परेशानी तो होती ही है। तो ये जो परेशानी है इसको इस कार्टून में दिखाया गया है, ठीक है ना। और साथ ही मक्के का ये जो यूज किया गया था स्टेपल फूड का बहुत सारे टैक्सेस लगाने में, ये भी उस समय बहुत बड़ी एक घटना बन के उभरा था। अब मकई कानून को समाप्त कर दिया गया क्योंकि उद्योगपति और शहरी निवासी इन कीमतों से, इन बढ़ती हुई खाद्य कीमतों से बहुत नाखुश थे। नतीजन उन्होंने ब्रिटिश सरकार को मकई कानून को खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया। The Corn Law was abolished because industrialists and urban dwellers
were unhappy with high food prices. As a result, they forced the British government to abolish the corn law. अब इसके क्या परिणाम हुए? इसका पहला परिणाम ये हुआ कि मकई कानूनों को समाप्त कर दिए जाने के बाद ब्रिटेन में भोजन को देश के भीतर उत्पादित होने वाले भोजन की तुलना में अधिक सस्ते में आयात किया जा सकता था, यानी बाहर से मक्का मंगाया जा सकता था जो उनको सस्ता पड़ता था। After the corn law were abolished, food could be imported from into Britain more cheaply than it could be produced within the country. आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने से की वजह से ब्रिटिश कृषि भी जो है अस्थिर हो गई थी। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनस्टेबल टू कम्पीट विथ इंपोर्ट्स। फिर भूमि के विशाल क्षेत्र अब बिना खेती के रह गए। जब अपनी फसल महंगी बिक रही है, बाहर वाली सस्ती बिक रही है, तो लोग फसलें उगाना ही बंद कर दिया उन्होंने। भूमि की विशाल क्षेत्र अब बिना खेती के रह गए और हजारों पुरुषों और महिलाओं को काम से निकाल दिया गया। वो काम की तलाश में शहरों और अन्य देशों या अन्य भागों में चले गए। इससे क्या हुआ? अर्बनाइजेशन बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा। Vast areas of lands were left uncultivated and thousands of men and women were thrown out of work. They migrated to cities and other countries in search of work. जैसे जैसे खाद्य कीमतों में गिरावट आई, ब्रिटेन में खपत भी बढ़ी। As the food prices fall, consumption in Britain rose. 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक विकास ने भी उच्च आय का कारण बना और इसलिए अधिक खाद्य आयात किया गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो इनकम भी ज्यादा थी लोगों की। ज्यादा इनकम की वजह से वो ज्यादा कंजम्पशन भी करते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ना ये मकई कानून वाला। अब पढ़ते हैं इसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही। धीरे धीरे जो टेक्निक जो डेवलप हो रही थी उसकी क्या भूमिका रही। रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ ये महत्वपूर्ण आविष्कार थे जिनके बिना हम 19वीं सदी की जो बदली हुई दुनिया उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। द रेलवेज, स्टीमशिप्स, द टेलीग्राफ एटसेट्रा वर इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस विदाउट विच वी कैन नॉट इमेजिन द ट्रांसफॉर्म्ड 19th सेंचुरी वर्ल्ड। उसके साथ क्या किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाजों में प्रशीतन की नई तकनीक स्थापित की गई जिससे लंबी दूरी पर खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद मिली। अब जब एक जगह से दूसरी जगह आप खाना लेके जाते हो तो वो एक लिमिटेड टाइम के बाद खराब हो जाता है, लेकिन जहाजों में क्या किया गया, रेफ्रिजरेशन लगाया गया, उनको ठंडा रख के। और हम देखते हैं ना कई बार जो कोल्ड स्टोरेज में खाने को सेफ रखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी खाने की चीज अगर रेफ्रिजरेटर में रख देते हो नहीं तो उसमें से बदबू आने लगती है ना। रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, फ्रिज में रख देते हो तो कई दिन तक बदबू नहीं आती। तो ठीक वही टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ रेफ्रिजरेशन was established in ships which enabled the transport of perishable food over long distances। तो इससे लंबे टाइम तक और लंबे डिस्टेंस तक फूड को ले जाना जो है वो आसान हो गया। अब है 19वीं सदी के अंत में उपनिवेशवाद कैसे फैला। अब वो टॉपिक आया है जिसके बारे में हमने बात की कि क्या होता है उपनिवेश या कॉलोनी, लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। अब इन सब घटनाओं को ना एक दूसरे से जोड़ के चलो। कैसे जोड़ोगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो यानी मशीनें बढ़ी, उनको कच्चे माल की जरूरत पड़ी। सिर्फ कच्चे माल की जरूरत नहीं पड़ी, अब उनको बाजार चाहिए थे। बाजार क्यों चाहिए थे? अब माल इतना ज्यादा, उन्होंने प्रोडक्शन तो कर लिया, मशीनों के साथ साथ प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन उस प्रोडक्शन को, उस उत्पादन को लेके कहाँ जाएंगे? वो अपने पास इकट्ठा थोड़ी ना करके रखेंगे, उनको बेचना भी तो होगा, तभी तो वो आगे और प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो यानी दोनों ही चीजें थी। एक तो उनको रॉ मटेरियल कंटिन्यूसली चाहिए था और दूसरा उनको मार्केट चाहिए था जहां से वो अपने तैयार माल को खपा सके, वहां दे सकें। तो इन दोनों ही जरूरतों की वजह से, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे स्पेन हो, वो अलग अलग जगहों पर गए और अफ्रीका के या फिर एशिया के ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज को देखा या जो छोटे छोटे ऐसे गरीब देशों को देखा और कई जगह जैसे ब्रिटेन ने भारत जैसे बड़े देश को भी देखा जहां पर वो आसानी से कच्चा माल प्राप्त कर सकते थे, सस्ता लेबर, सस्ता श्रम प्राप्त कर सकते थे और अपने तैयार माल को खपा सकते थे क्योंकि बड़ी जनसंख्या थी तो एक बड़ा बाजार उनको मिल रहा था। तो ऐसे में इन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ अस्थायी टेम्परेरी रूप में रहेंगे तो शायद कभी भी हमें यहाँ से निकलना पड़ सकता है। तो उन्होंने स्थायी बनने के लिए क्या किया, यहीं पर कब्जा कर लिया, इसको अपनी कॉलोनी बना लिया। तो इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विस्तार होने लगा।
19वीं सदी के उत्तरार्ध में व्यापार फला फूला और बाजारों का विस्तार हुआ। द ट्रेड फ्लोरिश्ड एंड मार्केट एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी। जर्मनी और बेल्जियम के साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने पिछली 19वीं शताब्दी में अपने विदेशी क्षेत्रों में बहुत अधिक वृद्धि की थी। ये कंट्रीज जो थी वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। ब्रिटेन एंड फ्रांस अलोंग विद जर्मनी एंड बेल्जियम मेड वास्ट एडिशंस टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द लास्ट 19th सेंचुरी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी 1890 के अंत में स्पेन के कब्जे वाले कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके एक औपनिवेशिक शक्ति वो बन गया था। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका also became a colonial power in the late 1890s by taking over some colonies earlier held by Spain। आप इसका अंदाजा देखिए इसी से लगा सकते हैं। ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका का मैप है 1890s का, ठीक है ना, या इसको कह सकते हैं अर्ली 20s का, यानी कि 20वीं सदी के शुरुआत का। अब इसमें आप देखिए ये जो पिंक कलर के कंट्रीज दिख रहे हैं, चाहे वो लीबिया का आधा हिस्सा है, इजिप्ट है, सूडान है, केन्या है, सोमालिया का कुछ हिस्सा है, साथ ही जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, घाना है, टोगो है, साथ ही सीरिया लियोना है। ये सारी कंट्रीज जो पिंक कलर में आपको दिख रही है ये ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो कंट्रीज आपको येलो कलर में दिख रही है ये बेल्जियम की कॉलोनीज थी, जिसमें लीबिया का कुछ हिस्सा है और जायरे और कॉन्गो भी आता है। आप जो ये पर्पल कलर में देख रहे हैं वो सब पोर्टुगल के पुर्तगाल के कॉलोनीज थी या उपनिवेश थे, जिसमें मोजाम्बिक है, अंगोला है और साथ ही साथ वेस्टर्न सहारा है। उसके अलावा ग्रीन कलर के जो भी हैं वो इटली के हैं। यानी कि इन देशों ने क्या किया, अफ्रीका जैसे एक बड़े महाद्वीप को बांट लिया, मतलब इन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये सब फ्रांस की कॉलोनीज थी। कितने सारे देश आप देख लीजिए, मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरिशीनिया है, गुयाना है, आइवरी कोस्ट है, बुखारो फासो है, माली है, नाइजर है, चाड है, सेंट्रल अफ्रीका है, गबोन है, कॉन्गो है और साथ ही साथ मेडागास्कर भी है और यहाँ जिबूती भी है। तो ये सारी कंट्रीज फ्रांस ने अपने कब्जे में कर रखी थी। मतलब ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि हम मान सकते हैं बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, खास करके नेचुरल रिसोर्सेज की दृष्टि से बहुत संपन्न थी। लेकिन यहाँ के लोग गरीब थे तो इन्होंने ये सोचा कि यहाँ से रिसोर्सेज हम लेंगे और अपना रॉ मटेरियल की जो कमी है उसको पूरा करेंगे और यहाँ के लोगों को तैयार माल बेचेंगे तो हमें बाजार मिल जाएगा और लोग सस्ते श्रम के लिए चीप लेबर के रूप में भी मिल जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, देखिए पूरे अफ्रीका को अपने कब्जे में कर लिया। यानी एक टाइम ऐसा था खास करके अर्ली 20s का, जब पूरा अफ्रीका जो है वो यूरोपियन पावर्स के अंडर था, यूरोपियन कॉलोनी बना हुआ था। अब एक और एग्जाम्पल जो ग्लोबलाइजेशन का आप दे सकते हैं वो है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। जानवरों में एक बीमारी होती है जिसको प्लेग, जानवरों का प्लेग या कहा जाता है या रिंडरपेस्ट भी कहा जाता है। वो पूरी दुनिया में फैली। कैसे फैली? रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग के दशक में अफ्रीका में आई थी ये और संपूर्ण अफ्रीका को अपने चपेट में ले लिया। ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से जो आए जानवर थे उनके जरिए वहां पहुंचा था। यानी ब्रिटेन के अंडर में जो एशिया था उस वहां से जो भी जानवर अफ्रीका ले जाए गए थे वहां उनके थ्रू ये बीमारी पहुंची थी। इस बीमारी ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। देखो कितना अजीब सा ये है कि 90% जानवर जो इसके टच में आए थे वो सब मर गए। अब इससे हुआ क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? पशुओं की हानि से अफ्रीका की आजीविका खत्म हो गई। अफ्रीका में ज्यादातर जो लाइवलीहुड थी वो इन्हीं कैटल्स पर ही डिपेंड करती थी। अपनी सत्ता और मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहां के बागान मालिक, खान मालिकों और उपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। इस प्रकार यूरोपीय उपनिवेशकारों ने पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बनाने का उनको मौका मिल गया। तो किस तरह से एक पशुओं की बीमारी ने पूरे अफ्रीका को कॉलोनी बना दिया था। फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग और इंटरफेस्ड हैड टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी।
Rinderpest disease arrived in Africa in late 1880s. In the 19th century, in late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its various resources of land and minerals. वहाँ बहुत खनिज मिलते थे, भूमि भी बहुत थी. Indenture labor means a bonded labor under contract to work for an emperor for a specific amount of time to pay off his passage to a new country or home. तो वहां से जिसकी शुरुआत हुई उसको कहा जाता है इंडेंचर लेबर या बंधुआ मजदूरी जिसको कहा जाता है. उसमें होता क्या है, एक इंसान को कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता है कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, बदले में आपको इतने टाइम तक मजदूर बन के रहना होगा और जो कुछ भी आपको करने के लिए कहा जाए वो आपको किया जाना पड़ेगा. ये होता है वो रिंडरपेस्ट या पशुओं का प्लेग, जिसमें पशुओं को फीवर हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, साथ ही आंखों से और नाक से और मुंह से जो है द्रव बहने लगता है, और सोर्स इन माउथ फॉल ब्रीथ, और पशुओं के जो मुंह में छाले हो जाते हैं, और साथ ही साथ उनको डायरिया भी हो जाता है, और उनको जो डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स होती है वो भी हो जाती है. तो इस वजह से पशु बहुत जल्दी ही कमजोर होके मर जाता है. अब है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना. अनुबंधित श्रमिक या जिनको हम इंडेंचर लेबर्ड कह सकते हैं, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस उनको लेबरर बना लिया गया था, और उसके बाद में कि कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, अब इसके बाद इतने साल आप जा नहीं सकते कहीं भी. इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया. 19वीं शताब्दी में सैकड़ों हजारों भारतीय और चीनी मजदूर दुनिया भर में बागानों में और सड़क में और रेलवे निर्माण परियोजनाओं के लिए या खदानों में काम करने के लिए गए थे. पूरी दुनिया में अब उनको मजदूरी, चीप लेबर चाहिए थी. In the 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work in mines, for plantation, and in roads and railway and construction projects around the world. Most Indian indentured laborers came from the present-day regions of eastern Uttar Pradesh, Bihar, central India, and Tamil Nadu. अधिकांश भारतीय, ये देखो ये शब्द यूज किया जाता है इंडेंचर्ड लेबर के लिए, गिरमिटिया मजदूर. ठीक है, ये गिरमिटिया मजदूर जो थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के वर्तमान क्षेत्रों से आए थे. भारतीय गिरमिटिया प्रवासियों का मुख्य गंतव्य या उनको जहां मुख्यतः भेजा जाता था वो क्या था? कैरेबियाई द्वीप, जिनमें मुख्य रूप से त्रिनिडाद, गुयाना, सूरीनाम थे, मॉरिशस और फिजी भी थे. ठीक है, यहाँ इनको मुख्यतः भेजा गया था. The main destination of Indian indentured migrants were the Caribbean islands, mainly Trinidad, Guyana, Suriname, Mauritius and Fiji. तो यहाँ मुख्यतः उन लोगों को भेजा गया. फिर से बता दूं आपको क्या होते हैं गिरमिटिया मजदूर. मजदूर से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता है कि आप इतने पैसे आपको दिए जा रहे हैं, बदले में आप इतने सालों तक काम करेंगे, आप फिर कहीं नहीं जा सकेंगे, आप मालिक की मजदूरी के बिना कुछ नहीं कर सकेंगे. अब मीनवाइल अगर वो मर भी जाता था तो किसी को कोई परवाह नहीं थी. ठीक है ना, तो इनको गिरमिटिया मजदूर कहा गया. देखिए एक बार सिचुएशन देखिए, जो भारत से गिरमिटिया मजदूर गए थे उनकी किस तरह से सिचुएशन, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाने से पहले किस तरह से उनकी देखिए फोटो वोटो खींची गई थी. ये बहुत पुरानी फोटो है जो कहीं मिली थी मुझे, तो इसीलिए मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ. अब हुआ क्या था, 1921 में जब भारतीय नागरिक इस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे तब गिरमिटिया श्रम की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया. तो इसको कब समाप्त किया गया? 1921 में. The system of indentured labor was abolished in the year 1921 when Indian nationalists opposed the system. विदेशों में अपना व्यवसाय विकसित करने के लिए भारतीय व्यापारियों और साहूकारों ने भी अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवादियों का अनुसरण किया, जिस तरह वो लोग करते थे. तो जो भारतीय व्यापारी बाहर गए उन्होंने भी यही काम किया. Indian traders and money lenders also followed European colonizer into Africa for developing their business abroad. 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार में ब्रिटेन को खाद्यान्न और कच्चे माल का निर्यात करना शुरू कर दिया और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी निर्यात किया गया. अब 19वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या किया, भारत से कच्चा माल और खाद्यान्न लिया जाता और उनको ब्रिटेन में वहां पर उनको निर्यात किया जाता, मतलब यहां से लेकर वहां भेज दिया जाता था. From the early 19th century, British manufacturers came to Indian markets and food grain and raw material exports from India to Britain and the rest of the world increased. और पूरी दुनिया में ही ये काम किया गया.
प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया गया। अब ये सब चीजें जिस तरह से कंपटीशन बढ़ने लगा, एक तरफ ब्रिटेन था, स्पेन था, जर्मनी था, फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था, ये सब जिस तरह से यूरोप में कंपटीशन बढ़ा, इससे एक ना एक दिन युद्ध तो होना ही था। और फिर क्या हुआ, फिर पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। अब युद्धकालीन बदलाव क्या क्या हुए, वार टाइम ट्रांसपोर्टेशन क्या थे, मतलब युद्ध क्या था और किस तरह से ये युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध से पूरी दुनिया में क्या बदलाव आए, ये पढ़ेंगे हम। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन द लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। प्रथम विश्व युद्ध जो है पूरे विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध। The First World War was the first modern industrial war. For the first time, modern weapons like machine guns, tanks, aircrafts, chemical weapons, etc. were used on the massive scale. प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक और औद्योगिक युद्ध था, और पहली बार आधुनिक हथियार जैसे कि मशीन गन, टैंक, विमान, ये सब काम में लिए गए थे, और रासायनिक हथियारों का भी बड़े पैमाने पर पहली बार काम में लिया गया था। युद्ध में हुई मौतों और घायलों ने यूरोप में सक्षम कर्मचारियों की संख्या को कम कर दिया। ये वार टाइम ट्रांसपोर्टेशन है, किस तरह से युद्ध ने बदलाव लेके आया, ठीक है ना। तो अब युद्ध की वजह से क्या हुआ, द डेथ्स एंड इंजरीज इन द वार रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्कफोर्स इन यूरोप। अब इतने सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग मरे, लाखों की संख्या में लोग घायल हुए, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा था, किसी का पैर काम नहीं कर रहा, किसी के हाथ पैर उड़ गए, कट गए। तो ये सब चीजें जब हुई, उससे वर्कफोर्स, जो खास करके जो काम करने वाली वर्कफोर्स है, वो कम हो गई। अब जब काम करने वाली वर्कफोर्स कम होगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले चाहिएंगे। तो ऐसे में क्या किया गया, युद्ध से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों में चिंता हो गई। Industries were restructured to produce war-related goods. प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को लंबे समय तक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। भारतीय बाजार में प्रभुत्व की अपनी पहले की स्थिति को हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया। 1914-15 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उससे पहले जिस तरह की स्थिति थी, अब ब्रिटेन की वो स्थिति नहीं रही भारत में। Britain faced a prolonged economic crisis after the First World War. It became very difficult to recapture its earlier position of dominance in the Indian market. After a short period of economic trouble in the years after the war, the US economy resumed its strong growth in the early 1920s. लेकिन थोड़े बहुत झटकों के बाद, इन सब के बाद, युद्ध के बाद के वर्षों में आर्थिक संकट की बहुत अवधि आई थी, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 1920 के दशक की शुरुआत में अपनी मजबूत वृद्धि को फिर से शुरू कर लिया था। अब वृहद स्तर पर उत्पादन और उपभोग, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब इससे क्या बदलाव आया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। 1920 के, अभी हमने पढ़ा कि थोड़ा दिक्कत जरूर हुई थी, लेकिन अमेरिका बहुत जल्दी ही संभल गया था। In the 1920s, the mass production became an important feature of industrial production in the United States of America. बड़े पैमाने पर उत्पादन के एक प्रसिद्ध अग्रणी कार निर्माता कौन थे, हेनरी फोर्ड थे। हेनरी फोर्ड का आपके केस स्टडी दिया हुआ है। वेल नोन पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। क्यों थे वो? हेनरी फोर्ड ने डेट्रॉइट में अपने नए कार संयंत्र के लिए असेंबली लाइन को अपनाया, जब उन्हें एहसास हुआ कि ये विधि वाहन उत्पादन का एक तेज और सस्ता तरीका प्रदान करेगी। Henry Ford adopted the assembly line to a new car plant in Detroit when he realized that this method would allow a faster and much cheaper way to producing vehicle. 1920 के दशक में हेनरी फोर्ड की ये प्रथा पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में फैल गई। हेनरी फोर्ड्स इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस soon spread in the United States of America and Europe in 1920s. और 1920 के आवास और उपभोक्ता उछाल को अमेरिका में समृद्धि का आधार बनाया गया। The housing and consumer boom in 1920s is created the basis of prosperity in US. क्यों हुआ? देखो क्या था हेनरी फोर्ड का ये मॉडल। हेनरी फोर्ड ने ये सोचा कि हम एक जगह सारे पार्ट्स बना के और फिर कार बनाएं, उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं,
कार के सारे पार्ट्स अलग अलग जगह बनाए जाएं और एक जगह लाकर उसको असेंबल कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जब कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो क्या आप कंप्यूटर सारा आपको एक ही जगह मिल जाता है? आपको लैपटॉप एक जगह मिल जाएगा, लेकिन कंप्यूटर मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो हमें कंप्यूटर इजी कैसे पड़ता है? हम कहीं से हम सीपीयू खरीदते हैं, हम अपने हिसाब से अच्छा वाला देख के मॉनिटर खरीदते हैं, कीबोर्ड खरीदते हैं अपनी पसंद का, माउस खरीदते हैं अपनी पसंद का, स्पीकर्स अपने पसंद के खरीदते हैं, कैमरा, वेब कैमरा जो अपनी पसंद का खरीदते हैं, और फिर उनको घर पे लाके असेंबल करते हैं। ठीक यही तरीका हेनरी फोर्ड ने अपनाया, और हेनरी फोर्ड को लगा, और वास्तव में हुआ भी यही, कि ये जो असेंबली लाइन का तरीका है ये बहुत कारगर है। इस तरह से अलग अलग जगह मास प्रोडक्शन करना और फिर एक जगह लाकर असेंबल कर देना, ये कार को प्रोडक्शन का सबसे बढ़िया तरीका है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप अगर एक जगह सभी चीजों का उत्पादन करते हो तो आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है, आपको हर जगह हर चीज प्रोवाइड नहीं हो सकती है। जैसे जहां मान लीजिए अगर कच्चा माल लोहे का ज्यादा प्रोवाइडेड है तो वहां आप क्या कर सकते हैं, वहां पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं। जहां आपको लेदर और इस तरह की चीजें मिलती है वहां आप सीड्स वगैरह बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं। जहां आपको रबर और प्लास्टिक बनाने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां आप प्लास्टिक पार्ट्स बना सकते हैं। तो ऐसे में या फिर जहां कॉपर ज्यादा मिलता है वहां आप वायर्स वगैरह बना सकते हैं। तो ऐसे में अलग अलग जगह आप अलग अलग पार्ट्स बनाओ, उनको लाके असेंबल करो। इसका एक फायदा ये भी होगा कि अगर कारों में या कहीं पर और कहीं कहीं खराबी आती है तो कंपनी के लिए स्पेसिफिक पार्ट ले जाकर देना आसान हो जाता है ना। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो हेनरी फोर्ड ने शुरू की थी ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में और यूएस में फैल गई, और इसी का जो है फॉलो करते हुए पूरे यूरोप ने, पूरे अमेरिका ने बहुत कमाई की, और इस तरह से वो बहुत ज्यादा जो है प्रॉस्पर बन गए थे, बहुत ज्यादा उनमें प्रॉस्पेरिटी आ गई थी। अब हम पढ़ते हैं महान आर्थिक मंदी के बारे में, जिसको कहा जाता है द ग्रेट डिप्रेशन। क्या था ग्रेट डिप्रेशन? ग्रेट डिप्रेशन देखो, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया और उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्क फोर्स जो है वो ब्रिटेन में बहुत कम हो गई थी। सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, लगभग पूरे यूरोप का यही हाल था कि काम करने वाले लोग बहुत कम हो गए। लेकिन पीछे जो बचे, चाहे बच्चे थे, बूढ़े थे, या जो इंजर्ड थे, घायल थे, उनको जरूरत तो थी। अब जरूरतें थी लेकिन कमाई उतनी नहीं थी। दूसरा, बहुत सारा खर्चा युद्ध में हो गया था। तो ऐसे में इन देशों में धीरे 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 आर्थिक मंदी आने लगी। ठीक है ना। हम देखते हैं ना, जैसे आपने अभी कोरोना काल में ये फेस किया होगा कि किस तरह कोरोना टाइम में जब कमाई के इतने साधन नहीं थे तो सबके घर में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कटौती की गई कि भाई अभी कमाई नहीं है, अभी आप ये चीज नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो कटौती की गई और उसी कटौती के साथ साथ चला गया। तो ऐसे में ठीक यही कटौती, इसको आप वृहद स्तर पर देखो, पूरे विश्व स्तर पर देखो, जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा, और ये कटौती क्या कहलाई, जिसको हम द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, इसको हम महान आर्थिक मंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, महामंदी भी कहते हैं कई जगह इसको। तो ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो थी, ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 के आसपास शुरू हुई और 1930 के मध्य तक चली, यानी कि लगभग 1-1.5 साल ये डिप्रेशन चला। The worldwide economic depression began around 1929 and lasted till the mid 1930s. इसी अवधि के दौरान दुनिया के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में विनाशकारी गिरावट का अनुभव किया। हर चीज में बहुत ज्यादा गिरावट हो गई। During this period, most of the countries of the world experienced कैटास्ट्रॉफिक डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड। लगभग पूरी दुनिया में ये मंदी फैल गई थी। आप देख सकते हैं इस मंदी की कुछ मैं तस्वीरें लेके आई हूं आपके लिए। आप देख सकते हैं कितनी विनाशकारी थी। एक बच्चा है जो ये तख्ती लेके खड़ा है, प्लीज गिव माई डैड ए जॉब, मेरे पिताजी को नौकरी चाहिए। मतलब कितनी हम भयावह स्थिति होगी, या कितनी दयनीय स्थिति होगी उस परिवार की जहां एक बच्चा अपने पिता के लिए जॉब मांग रहा है। ये देख सकते हैं कि भूख से बिलखते लोग किस तरह के थे, या फिर ये देख लीजिए कि किस तरह सारे बच्चे एक प्रोसेशन निकाल रहे हैं, एक जुलूस निकाल रहे हैं जहां वो अपने फैमिली के लिए जॉब मांग रहे हैं। व्हाई कांट यू गिव माई डैड अ जॉब।
और अगर बच्चे नहीं मांग रहे तो लोग किस तरह से, मतलब ये अपना एक तरह से अपमान, कितने अपमानित होकर भी वो लोग जॉब मांग रहे हैं। क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स क्या होती है, हमारी बेसिक नीड्स खाना होती है, कपड़ा होती है, रहने की जगह होती है, वो नहीं थे लोगों के पास। उस मंदी में इतनी हालत खराब हो गई थी, लोगों के पास काम नहीं था करने को, कमाई नहीं थी, और जब कमाई नहीं होती है तो अल्टीमेटली सारी ही चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। अब इस आर्थिक मंदी का भारत पर क्या असर पड़ा, ठीक है ना, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। इस महामंदी ने भारतीय व्यापार को बहुत प्रभावित किया था। भारत का निर्यात और आयात 1928 और 1934 के बीच, यानी लगभग 6 सालों के लिए लगभग रुक गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने भी वस्तुओं के दामों को गिरा दिया और किसानों को शहरी निवासियों की तुलना में बहुत नुकसान हुआ। The Great Depression immediately affected the Indian trade. India's export and imports nearly a halt between 1928 and 1934, and international price crashed. Price in India also plunged. Peasants and farmers suffered more than urban dwellers. तो जो शहरों में रहते थे उनके बजाय बेचारे गांव वालों को ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने फूड ग्रेन उगाया और उसकी कीमतें बहुत कम हो गई, तो ऐसे में उनको पूरी उनकी जो है आय नहीं मिली, उनकी इनकम बहुत खत्म हो गई थी। युद्ध के बाद में के युग में पुनर्निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की देखरेख में किया गया था। Reconstruction in the post-war era had been done under the supervision of the USA and the Soviet Union. मूल्य उत्पादन और रोजगार के उतार चढ़ाव को कम करने के लिए सरकारों ने कदम बढ़ाए थे। The governments had to step to minimize fluctuations of price, output and employment. अब इसके बाद ये जो है बहुत ही फैक्चुअल चीज आपकी पॉइंट दी हुई है, वो दिया हुआ है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान, पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। क्या है ब्रेटन वुड समझौता? एक समझौता हुआ था जिसको ब्रेटन वुड एग्रीमेंट या ब्रेटन वुड सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप नोट कर लीजिए अभी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि क्या है ब्रेटन वुड सेटलमेंट और इससे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए गए थे, क्या उनका प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ब्रेटन वुड समझौते पर जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर यूएसए में ब्रेटन वुड्स में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विश्व शक्तियों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अब इसमें देखिए 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला ये क्या था? ये था ब्रेटन वुड समझौता। हस्ताक्षर कब हुए? जुलाई 1944 में। कहाँ हुए? न्यू हैम्पशायर यूएसए में। ठीक है, किस सम्मेलन के अंतर्गत हुए? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के फलस्वरूप। ठीक है, और विश्व की जो लगभग सारी शक्तियां थी इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ब्रेटन वुड समझौता हुआ था, जुलाई 1944 में हुआ था, न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुआ था, और किस सम्मेलन के अंतर्गत हुआ? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के अंतर्गत हुआ। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था। The Bretton Woods Agreement was signed between the world powers in July 1944 as a result of the United Nations Monetary and Financial Conference. ठीक है ना, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। और वो कहाँ हेल्ड की गई थी? सॉरी, ये ब्रेटन वुड्स लिखा गया है या ब्रेटन वुड्स होना चाहिए। ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह है न्यू हैम्पशायर में, वहां पर, और इसीलिए इसको ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने औद्योगिक दुनिया में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी जिसको हम आईएमएफ कहते हैं और विश्व बैंक की स्थापना की। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले? ब्रेटन वुड्स समझौते की वजह से दुनिया में 2 बड़े संस्थान बनाए गए। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम आईएमएफ कहते हैं, और दूसरा है विश्व बैंक। द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF and the World Bank to preserve economic stability and full employment in the industrial world. ठीक है, फिर उसके बाद में ये यहाँ गलत लिखा गया है।
इसकी जो शर्तों की जो ब्रेटन वुड प्रणाली जो थी वो पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार और आय में अभूतपूर्व वृद्धि का युग था। द ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ द एरा ऑफ unprecedented growth of trade and income for the western industrial nation and Japan। इससे सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को हुआ, जापान को हुआ और इन सारे देशों को हुआ जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल थे, जो बहुत ज्यादा औद्योगिक थे। तो ये था ब्रेटन वुड समझौता। अब औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, ठीक है ना। ब्रेटन वुड समझौते के बाद 1944 में ब्रेटन वुड समझौता होगा। देखो हमने कहां से शुरू किया था, हमने शुरू किया था 3000 BCE से, यानी कि ईसा पूर्व 3000, 5000 साल की हिस्ट्री हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन 5000 सालों में किस तरह से हिस्ट्री में परिवर्तन आए और किस तरह से हम मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर हुए, ये हमने पढ़ा। अब लास्ट हमारा टॉपिक है औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। अनौपनिवेशीकरण यानी डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। अब जब विश्व जो है 2 विश्व युद्धों को झेल चुका था, पहला विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ और दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1935 के बाद शुरू हुआ। तो ऐसे में विश्व जो है 2 विश्व युद्धों से गुजर चुका था, बहुत हालत खराब हो गई थी। तो ऐसे में किसी भी तरह से देशों को गुलाम बनाए रखना अब उतना आसान नहीं रह गया था, क्योंकि साथ साथ में तकनीक बढ़ती जा रही थी, लोगों में नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था। और ये सब चीजें आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो। फर्स्ट चैप्टर में आपने यूरोप का पढ़ा, तो सेकंड चैप्टर में आपने इंडिया का पढ़ा। तो आपने देखा जिस तरह से इंडिया में नेशनलिज्म स्प्रेड आउट हुआ, उसी तरह अफ्रीका की बाकी कंट्रीज में और बाकी जगह भी नेशनलिज्म अराइज होने लगा। तो नेशनलिज्म का ये अराइजेशन जो है वो उन देशों को स्वतंत्रता की तरफ लेके गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब भी दुनिया के बड़े हिस्से यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, ठीक है ना, जिनमें भारत भी एक था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जो है भारत गुलाम ही बना हुआ था। When the Second World War ended, large parts of the world were still under the European colonial rule। कई वर्षों के विघटन के बाद भी पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों ने अभी भी अपने कई उपनिवेशों में खनिज और भूमि जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को नियंत्रित किया हुआ था। Even after many years of decolonization, the former colonial powers still controlled vital resources such as minerals and land in many of their former colonies। उसके साथ ही क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। G77 क्या था? G77 विकासशील देशों का एक समूह था जिसे 20वीं सदी के अंत में एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग के लिए स्थापित किया गया था। G77 was a group of developing countries in the late 20th century established to demand a new international economic order। 1960 से विदेशी भागीदारी और बढ़ती लागत से अमेरिकी वित्त और प्रतिस्पर्धी ताकत लगातार कमजोर होने लगी। From the 1960s, the rising cost of the overseas involvement weakened the US finances and competitive strength। तो हमने देखा किस तरह अमेरिका इमर्ज भी हुआ और धीरे धीरे कमजोर भी हो रखा। लेकिन ये जो इतिहास हमने पढ़ा आज से 5000 साल पहले से लेकर आज तक का, ये पूरा इतिहास हमें किस बारे में बताता है? ये पूरा इतिहास हमें बताता है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं वैश्वीकरण, ठीक है ना। तो होप कि आप अब समझ गए होंगे कि किस तरह पूरी दुनिया वैश्वीकरण के इस जो है दौर में पहुंची, किस तरह से तकनीक ने इतना ज्यादा ग्रो किया, इतना ज्यादा विकास किया कि हम लोग आज की डेट में पहुंचे हैं जहां हम एक कमरे में बैठे एक किसी मोबाइल के सामने, एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे किसी अपनों से बात कर सकते हैं, उनका चेहरा देख सकते हैं, उनको कोई चीज भेज सकते हैं, उनसे कुछ मंगवा सकते हैं, अपना व्यापार घर बैठे संचालित कर सकते हैं। अभी कोरोना काल में देखा ना किस तरह से इंटरनेट जो ट्रेड है वो बढ़ा, किस तरह से साइट्स धड़ाधड़ खुली जो काफी ट्रेड कर रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें इस एरा में लाने से पहले किन किन स्टेप से होकर गुजरी हैं, वो स्टेप्स हमने इस चैप्टर में पढ़े। क्या क्या समस्याएं इस पूरी दुनिया ने झेली, जिसमें पशुओं का प्लेग था, जिसमें जो है आर्थिक मंदी थी 1920-1930 की। बहुत सारे स्टेप्स जो है वो बहुत परेशान करने वाले थे। कॉलोनाइजेशन था,
उसके अलावा हमने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी इस चैप्टर में पढ़े, जैसे कि कॉर्न लॉ लागू किया गया था, साथ ही साथ और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने पढ़े कि किस तरह से वो लागू है, किस तरह से खाना एक जगह से दूसरी जगह गया और कल्चर का हिस्सा बन गया, किस तरह से स्पैगेटी जो है वो नूडल जो है स्पैगेटी में चेंज हो गया, कैसे आलू हमारा अपना बन गया, कैसे हम अपने समोसों की कल्पना भी नहीं कर सकते आलू के बिना, लेकिन कैसे आलू इंडिया में आया, और कैसे किस तरह से जो चाय इंडिया में कभी उगती नहीं थी वो चाय भारत में आई है, और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चाय जो है प्रोड्यूसर कंट्री बन गया है। तो ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन ही तो है। तो अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली अब मेरे ख्याल से आपको समझाना सही रहेगा, अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण है क्या, तो अगर आप अपने इस चैप्टर के प्रोस्पेक्टस से इसका आंसर दें तो क्या कहेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की जो दूरियां हैं उन दूरियों को मिटाते हुए सांस्कृतिक, आर्थिक और जो लोगों का जो आदान प्रदान हुआ है इतिहासों का, और ये सब, ये आदान प्रदान ही ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहलाता है। और इस आदान प्रदान के बाद जो पूरा विश्व एक यूनिट में बन गया है, एक जो है यूनिट बन गया है, इसको ही ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण कहा जाता है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके, और विद दिस चैप्टर जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है जिसमें ये 3 ही चैप्टर दिए गए हैं वो भी हिस्ट्री का यहीं खत्म होता है। जल्दी ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में जहां हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। और बच्चों आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर हम ऐसे सेलेक्ट करके लाएंगे जिनसे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। तो आप इंतजार कीजिए उस वीडियो का जब हम मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।